press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मौर्यकाल इतिहास के बारे में। आज हम मौर्यकाल इतिहास से संबंधित टॉप 40 जी के लिए हैं, जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। आज हम लूसेंट, जो कि प्रॉपरली लूसेंट बुक होता है, उसी लूसेंट बुक का ऑब्जेक्टिव आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। आज हम लूसेंट जीके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? बात करते हैं मौर्य समाज के बारे में। तो मौर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य समाज की स्थापना किया गया था। बात करते हैं मौर्य समाज के बारे में। तो मौर्य समाज, जो कि नंद वंश को पराजित करके मौर्य समाज की स्थापना किया गया था और ये 322 ईसा पूर्व में किया गया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। तो चंद्रगुप्त का माता का नाम मूर था और जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य होता है, इसी कारण इस वंश का भी नाम मौर्य पड़ा था। तो मौर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और ये नंद वंश को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में किया गया था और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? बात करते हैं चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था और एक और नाम इसका कौटिल्य भी है। बात करते हैं चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य या कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इन्होंने मौर्य समाज के स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह कौन से शासक थे जिन्होंने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक, जो कि अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बात करते हैं कौटिल्य या चाणक्य के बारे में। तो कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इन्होंने ही नंद वंश को पराजित करने में चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। मौर्य राजवंश, जो कि भारत का प्राचीनतम राजवंश है। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और मौर्य समाज के राजधानी की बात करें तो मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो ये मौर्य शासक अशोक था, जिसका एक और नाम क्या है? देवान प्रियदर्शी भी था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह कौन पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारुबाकी। कारुबाकी, जो कि सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो अशोक, जो कि मौर्य समाज के शासक थे, इन्होंने अपने अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धमगधी का प्रयोग किया था। तो अर्धमगधी प्राकृत का प्रयोग अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में किया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार, जो कि अशोक के पिता थे, इन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। तो अशोक के पिता जो कि बिंदुसार थे, इन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो बात करते हैं वह कौन से प्राचीन मौर्य राजवंश से जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था?
तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सही उत्तर होगा बी। बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था और इन्होंने भद्रबाहु से शिक्षा लिया था, और ये जीवन के अंतिम दिन जो कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बिताया था, और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बात करते कलिंग विजय के बारे में। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को। कलिंग विजय जो कि अशोक जो कि 261 ईस्वी में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चाणक्य या कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इन्होंने ही मौर्य के शासन विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता किया था। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बात करते सांची के बारे में। तो सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। बात करते सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। सांची जो कि बौद्ध कला का निरूपण करता है, और ये सांची जो कि मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो बात करते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और ये यूनानी थे। इन्होंने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य समाज में कौन से प्रचलित मुद्रा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पन्न। पन्न जो कि मौर्य समाज में एक प्रचलित मुद्रा का नाम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ। तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार जो कि बिंदुसार अशोक के पिता थे, और ये मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी है अशोक जो कि मौर्य वंश के शासक ही थे, और ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के 2 संस्थापक ही थे। तो बचा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक थे। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु जो कि मौर्य वंश के शासक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। कुणाल जो कि अशोक के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन से है? तो मुद्राक्ष का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखदत्त। विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या है? मुद्राक्ष। मुद्राक्ष जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारियां मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक ऐसा शहर है जिसमें अशोक के शिलालेख अभी तक नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त करने वाले कौन से मौर्य राजा थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि दक्कन विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। बात करते अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में। तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। बात करते अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इन्होंने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? बात करते हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजवंश ने शासन किया था। नंद वंश के
नंद वंश को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध पर मौर्य राजवंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? बात करते हैं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। और गुप्त काल में कहेंगे तो गुप्त काल में नालंदा हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य, जो कि कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त भी आप कह सकते हैं, जो कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया था और इसमें किस पहलू पर सर्वाधिक प्रकाश डाला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियां पर। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां पर क्या प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारभू स्तंभ। भारभू स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? बात करते हैं पाटलिपुत्र के बारे में। तो पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना है, इसको किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मगध पर मौर्य समाज की स्थापना किया था और इन्होंने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में जो स्थित महल था वो मुख्यतः किस चीज का बना था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में सी, लकड़ी का बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो कि लकड़ी का बना था, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के समाज में सम्मिलित नहीं है? तो अशोक के समाज में सम्मिलित नहीं है कौन सा क्षेत्र है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका जो कि अशोक के समाज में सम्मिलित नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? बात करते हैं मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में। तो मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसमें मौर्य समाज के शासन और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये यूनान के थे। अगला क्वेश्चन है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त जो कि मुद्राक्ष के लेखक हैं और मुद्राक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, पुस्तक था और ये मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले मेगास्थनीज जो इंडिका नामक पुस्तक की रचना किए थे और इसी में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा का प्रयुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बात करते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बात करते हैं सांची के स्तूप के बारे में। तो सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, इसको किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने बनवाया था। और सांची का स्तूप जो कि बौद्ध काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था किसके द्वारा?
तो प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था, तो किस व्यक्ति के द्वारा प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य समाज की स्थापना किया गया था, और मौर्य समाज जो कि प्रथम भारतीय समाज था, और ये 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को पराजित कर मगध पर किया गया था मौर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? बात करते हैं प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और ये किसके दरबार में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो कि मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में, जो कि 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा लड़ा गया था, और इसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शिलालेख नंबर 13 में। तो अशोक के शिलालेख नंबर 13 में कलिंग युद्ध का विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिबोर्था कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलिबोर्था किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनी। मेगास्थनी जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, और इन्होंने ही पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पोलिबोर्था कहा था। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? बात करते हैं श्रीनगर के बारे में, तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अशोक जो कि मौर्य शासक थे, इन्होंने श्रीनगर की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुर्जरा अभिलेख में। तो गुर्जरा अभिलेख में क्या मिलता है? अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बात करते हैं कौटिल्य के बारे में, तो कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अधिकरणों में विभाजित था। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। अगला क्वेश्चन होगा, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बात करते हैं डायमेकस के बारे में, तो डायमेकस किस मौर्य शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। बिंदुसार जो कि अशोक के पिता थे, और इसी के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो बात करते हैं अशोक के अधिकांश अभिलेख के बारे में, तो अशोक का अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो किस भाषा में है? तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में है। आज हम इसमें 45 क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को